नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन में, ताकि जो बड़ी घटनाएं प्रदेश की हैं उनकी जानकारी आपको हो जाए। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और आज भी उनका दिल्ली में लगातार प्रवास वो जारी है। अभी ये दौरा दिल्ली का लंबे 1-2 दिन के लिए और आगे लंबा खींचने वाला है, और क्योंकि प्रभारी नई नियुक्त हुई हैं, उसके बाद हिमाचल में पीसीसी का गठन होना है, तो इन सारी चीजों को लेकर एक्टिविटी दिल्ली में चल रही है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल और बाकी काम करना है, और जो नई नियुक्तियां हैं संगठन में या पीसीसी के गठन में जो नई नियुक्तियां होनी हैं, उनको लेकर अभी बातचीत दिल्ली के इस दौरे के दौरान चल रही है। लेकिन जो बाकी मामले आज के हैं उनको लेकर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आज सबसे पहले तो नोटिफिकेशन सरकार ने कर दी, जो कर्मचारियों से संबंधित एक बिल पारित किया हुआ है, जिसको राजभवन से अप्रूवल मिल गया था हाल ही में, और राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को लेकर नोटिफिकेशन अलग से सरकार को क्यों करनी पड़ी, और उस नोटिफिकेशन के बाद इस बिल को लागू करने की डेट क्या तय हुई है, ये आज इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे यूपीएस पर मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, और उस चिट्ठी का मतलब क्या है, ये चिट्ठी जो है किसने लिखी है और इसमें क्या डिमांड की गई है, ये भी एक मैटर आज का है, जिसको लेकर जानकारी जो कर्मचारी हैं उनको होनी चाहिए। एक बात करेंगे चंबा के उस इंसिडेंट की, जिसमें जो सामने आया था, हैरानी भरा था कि एक खच्चर को ही वहां पर 1.5 करोड़ की पेमेंट हुई है। ये चंबा का एक मामला था, और इस मामले में जो इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी, इंक्वायरी के बाद इस पूरे मामले में ट्विस्ट एक नया आ गया है, और ट्विस्ट भी बड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि जो इंक्वायरी कमेटी है, उस इंक्वायरी कमेटी के सामने जो फैक्ट चीजें आई हैं, वो चीजें पहले जो बातें सामने आई थी उससे अलग है। तो इसके लिए ये जानकारी भी आपको होना जरूरी है। स्टडी लीव पर अब फुल सैलरी मिलेगी, ये व्यवस्था की गई है मेडिकल सेक्टर को लेकर, और इसमें किन किन को ये रिलीफ मिलेगा वो बताएंगे आपको। बजट सत्र से पहले राज्य सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। हालांकि ये ऑर्डिनेंस जो है सेम उसी दिन आया जिस दिन जो बजट की डेट इलेक्ट्रॉनिकली नोटिफाई की गई, तो फिर भी ये है स्टाम्प ड्यूटी को लेकर, लेकिन इसका इंपैक्ट राज्य के लोगों पर क्या होगा, या जो भू सौदा करते हैं, भूमि का सौदा करते हैं 118 में, उन पर क्या असर होगा, वो भी आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे जो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है फ्लैशर और रेड लाइट को लेकर एक ऑर्डर की। चिट्टे वाला अफसर, आज आपको बताएंगे पूरी कहानी। जो तहसील वेलफेयर अफसर जो कल पकड़ा गया था चिट्टे के नेटवर्क में, वो किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, और उस नेटवर्क में कैसे आगे काम चल रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है अपने आप में, क्योंकि चिट्टा जिस स्टेज पर पहुंच गया है हिमाचल में, उसमें ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एग्जाम है उसको लेकर, क्योंकि उस एग्जाम में भी जो कुछ चीजें नई सामने आई हैं, और अभ्यर्थियों के लिए लोक सेवा आयोग ने एक शेड्यूल दिया है। प्राइमरी टीचर फेडरेशन की तरफ से ये चिट्ठी लिखी जा रही है बीच में, और ये चिट्ठी जो है लिखी गई है जो अभी हमारे सामने एसएमसी हैं उनको लेकर, जो स्कूलों में एसएमसी हैं, और ये चिट्ठी उनको क्यों लिखी गई है ये भी आपको बताएंगे आगे इसी बुलेटिन के जरिए। फिर विदेश से जाएंगे 63 टीचर, ये भी आपको बताएंगे कि वो किस तरह से सारा दौरा है, इसी बुलेटिन के हिस्से में ये पार्ट भी होगा। और इसी के साथ एक बात करेंगे विधानसभा भर्तियों पर स्पीकर क्या बोले हैं बजट सत्र से पहले। दिल्ली में सीएम और डिप्टी सीएम की जो एक्टिविटी है वो बात करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने आज केंद्रीय रेल राज्य मंत्री को एक जवाब दिया है, उसकी भी बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे मौसम के अलर्ट की, जो अब सामने आ गया है। कल भी हमने हालांकि आपको बताया था कि हिमाचल में अब जो मौसम का ये अलर्ट है, ये जो जारी हुआ है, इसमें आने वाले दिनों में मतलब 20 फरवरी को इसका ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा। ऑरेंज अलर्ट उसी दिन के लिए बताया गया है, और 21 को मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर असर जो 4 जिले हैं, ये चंबा से लेकर लाहौल स्पीति तक, वहां इसका असर देखने को मिलेगा।
अगली बात है विक्रमादित्य सिंह के जवाब की। विक्रमादित्य सिंह ने आज प्रेस वार्ता करके एक जवाब दिया जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू उनको, और ये जवाब इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो बिट्टू ने कल यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही थी केंद्र सरकार के बजट को लेकर भी और बाकी मामलों को लेकर भी। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें जो आंकड़े जो रखे गए उनको आज काउंटर किया विक्रमादित्य सिंह ने। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए 3,867 करोड़ अप्रूव हुए, मिले सिर्फ 1,991 करोड़। तो जो रेल राज्य मंत्री यहां बात कह गए वो बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं, वो हिमाचल में भ्रांतियां फैला रहे हैं। जहां तक भू अधिग्रहण का खर्च राज्य सरकार 300 करोड़ खर्च कर चुकी है, अब केंद्र इसमें अपना पूरा काम नहीं कर रहा, ये कहना है विक्रमादित्य सिंह का। और इन्होंने ये भी कहा कि जो यहां पे आके रवनीत बिट्टू ने आंकड़े रखे हैं कि केंद्रीय बजट में हिमाचल को क्या मिला, उन आंकड़ों में भी सच्चाई नहीं है क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। तो उनको जब सरकार वेरीफाई कर लेगी तो उसके बाद उनको उस पर भी जवाब दिया जाएगा। अगली बात जो है इस बुलेटिन में वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर है। देखिए अभी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में है, आज उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपाल से भी हुई है दिल्ली में, और केंद्रीय नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला अभी चल ही रहा है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों से कल मुलाकात भी हो सकती है और सीएम का यह दौरा अभी और 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं उनसे तो कल मुलाकात हो गई थी, संगठन में नई नियुक्तियों को लेकर चर्चा होनी है और हिमाचल सरकार ने उन्होंने आते ही यहां बजट पेश करना है, इसीलिए उस बजट को पेश करने से पहले जो जो चीजें करने की हैं उनको लेकर भी जो हलचल है वो दिल्ली में उस तरह से चल रही है। जहां तक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बात है तो वो उदयपुर से दिल्ली वापस आए हैं। आज उन्होंने रजनी पाटिल से मुलाकात की जो नई प्रभारी हैं हिमाचल की, और उसके बाद जो हिमाचल के पूर्व प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनसे भी मुलाकात की। तो ये मुलाकातों का दौर उस तरह से चल रहा है और ये आगे अभी कुछ दिन चलता रहेगा। विधानसभा भर्ती पर स्पीकर ने आज मीडिया के सामने बात की है और क्योंकि इन्होंने एक कार्यक्रम में ये आए थे, वहां पर मीडिया वालों ने पूछ लिया। पहले इन्होंने जो अपनी एक एक्टिविटी अपनी स्पीकर के नाते है, जो ये अभी बिहार भी गए थे, कई और राज्यों में भी जहां जहां ये मीटिंगें होती हैं विधानसभा स्पीकर्स की, वहां जो फैसले होते हैं और जहां वो डिस्कशन होती है उनके बारे में जानकारी दी। लेकिन विधानसभा बजट सत्र को लेकर कहा कि 10 मार्च से शुरू होगा, 5 मार्च से हम अपनी बैठकें करना शुरू करेंगे, जिसमें सर्वदलीय बैठक भी होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और इन सारी बैठकों के साथ जो फिर एक कार्य योजना बनेगी, विपक्ष के साथ सहमति बनाएंगे ताकि यह सत्र प्रदेश हित में हो और प्रदेश हित के मुद्दे सत्र में उठाए जा सके। जब मीडिया ने पूछा कि विपक्ष जो है विधानसभा में होने वाली अभी हुई नियुक्तियों के विवाद को लेकर मामला उठा रहा है, तो उन्होंने कहा जैसा वो पहले कह रहे थे कि इन नियुक्तियों में उन्होंने किसी प्रक्रिया को नहीं बदला है, विधि वही है जो विपिन सिंह परमार के टाइम थी, डॉक्टर बिंदल के टाइम थी, बुटेल जी के टाइम थी और कौल सिंह के टाइम थी, तो उसी तरह से हुई है। इसीलिए इसमें जो आरोप लगा रहा है उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन हमने इसमें कुछ भी नया परिवर्तन नहीं किया है। तो ये जो पहले भी यही कह रहे थे, अब भी इन्होंने यही कहा है। आगे विदेश जो जा रहे हैं एलिमेंट्री के 63 टीचर, ये कल जा रहे हैं और अभी हाल ही में आपको पता है कि सिंगापुर और कंबोडिया के विजिट से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आए हैं। उन्होंने आने के बाद आज मीडिया के साथ बातचीत की यहां पर जो सचिवालय में, और ये कहा कि इस विजिट में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जिन 50 बच्चों को हम ले गए थे, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पहली बार इस तरह का मौका मिला है और जो चीजें वहां सीखी है उस पर अफसरों से रिपोर्ट मांगी है और 1 हफ्ते के भीतर, और ये रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार हिमाचल में क्या किया जा सकता है इस तरह का, उसको लेकर डिसीजन आगे लेगी और उस डिसीजन के मुताबिक फिर आगे काम किया जाएगा। ये बात कही है शिक्षा मंत्री ने और ये सिंगापुर और कंबोडिया के विजिट को लेकर है। कल 63 एलिमेंट्री के टीचर सिंगापुर के विजिट पे जा रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग के लिए उनसे एमओयू हुआ है, और जहां तक हायर एजुकेशन के टीचर हैं वो अगले महीने जाएंगे, तो ये शेड्यूल अलग है। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमरी टीचर फेडरेशन, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की चिट्ठियां घूम रही हैं और ये चिट्ठियां लिखी गई हैं स्कूलों में एसएमसी के लिए। और देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें ये लिखा गया है कि प्राथमिक पाठशालाओं के मुख्याध्यापकों को
मालूम है कि कक्षा 4 और 5 में अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें दी गई हैं, जबकि अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 3 तक ही होना था, पहले 3 कक्षाओं तक ही। इसीलिए चौथी और 5वीं कक्षाओं के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में EWS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस और गणित विषय समझ नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ने हिंदी माध्यम में इससे पहले यह पढ़ा है। इसीलिए आप सभी मुख्याध्यापक अपने स्कूल से SMC का एक प्रस्ताव भेजें, और प्रस्ताव जो है वो शिक्षा के खंड शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक को भेजा जाए, और वहां से निवेदन करें कि इसकी प्रति उपनिदेशक को आगे भेज दें। यह प्रस्ताव आप 2 दिन के अंदर भेज दें खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को, इसमें देर ना करें, इसको अति आवश्यक समझें। तो ये लिखा गया है SMC को। अब इसमें 2 तरह की चीजें हैं। पहली बात यह कि जब प्रिंटिंग कैसे की गई शिक्षा विभाग में, यह गलती अगर हुई है तो जब चौथी और 5वीं में इंग्लिश मीडियम था ही नहीं, तो ये क्यों छप गई किताब, और अगर छप भी गई तो इसमें शिक्षक खुद क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये प्रस्ताव SMC से क्यों लिखवाया जा रहा है, मतलब इस मामले में SMC को आगे क्यों किया जा रहा है, यह भी एक मसला है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगली बात है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को लेकर। लोक सेवा आयोग ये भर्ती परीक्षा 2 मार्च 2025 को ले रहा है। ये है हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024। लोक सेवा आयोग ये कह रहा है कि संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से ये लोग इनको निकाल सकते हैं। 19 फरवरी 2025 तक डाउनलोड ये हो सकते हैं। उसके किसी भी उम्मीदवार को अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे, और बिना प्रवेश पत्र के कहीं भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर जितने भी जो कैंडिडेट हैं वो डाउनलोड वहां से कर लें, और बाकी सारी चीजें आगे हैं। ये अवर सचिव हैं भूतेश्वर चौहान, उनकी तरफ से ये सूचना दी गई है, हमने सिर्फ सूचना आपको देनी थी। रेड लाइट और फ्लैशर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को, सभी विभागाध्यक्षों को। और इसमें यह कहा गया है कि बहुत से विभागों में यह सूचना मिल रही है कि सरकारी अधिकारी और पुलिस के जो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों पर फ्लैशर लाइट और रेड लाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो CMVR 1989 का जो एक इंस्ट्रक्शन है डिपार्टमेंट की, उसका मिसयूज है, क्योंकि फ्लैशर लाइट और रेड लाइट इनको एप्लीकेबल नहीं है। एक बात और कही गई है कि कुछ सरकारी और प्राइवेट व्हीकल में भी मल्टी कलर फैंसी ग्लो लाइट लगी हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार भी नहीं है, रूल्स के अनुसार भी नहीं है। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन दोबारा से कम्युनिकेट की जा रही हैं, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नोटिफाई किया था 1 मई 2017 को कि किस किस को ये एलिजिबल है, किस किस को एलिजिबल नहीं है। तो इसका पालन किया जाए, अदरवाइज जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, नियमों में जो प्रावधान है कानून में, उसके मुताबिक कार्रवाई करने को बाध्य होगा। ये एक फ्लैशर लाइट को लेकर इंस्ट्रक्शन है। अब जो भी अधिकारी इसको लगा रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो उसको देख लें और उसी तरह से फिर आगे इसमें कार्रवाई करें, क्योंकि अदरवाइज ये मामला काफी उलझ सकता है। अगली बात इसके बाद है कि चिट्टे वाला अफसर, और ये अफसर है तहसील कल्याण अधिकारी, तहसील वेलफेयर अफसर शिमला का। ये ई सोमसा डिपार्टमेंट के तहत आते हैं। पेंशन और बाकी सारी स्कीमें लागू करना इनका काम है। अभी महिलाओं को जो 1500 रुपए मिल रहे हैं वो भी तहसील वेलफेयर ऑफिसर वेरीफाई करते हैं सर्टिफिकेट्स को। लेकिन चिट्टे का हालत आप ये देखिए कि तहसील वेलफेयर अधिकारी भी चिट्टे का जो एक एडिक्ट है, और उसने क्या क्या किया देखिए, ये भी एक बड़ी अजीब कहानी है। बेसिकली शिमला पुलिस ने शाह गैंग का नेटवर्क को तोड़ा था। उसी नेटवर्क का जो बैकवर्ड लिंकेज है, जब उसमें इंक्वायरी हुई तो पता चला कि किसी बुजुर्ग के बैंक अकाउंट से चिट्टे की खरीद के लिए ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन हुई है यूपीआई के माध्यम से। और फिर जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये तहसील कल्याण अधिकारी मुकुल चौहान, इसने जो यूपीआई यूज किया वो अपने माता पिता का जो बैंक अकाउंट था उसको अपने मोबाइल से एक्सेस करके वहां से पेमेंट करना शुरू की चिट्टा मंगवाने के लिए। आरोपी तहसील कल्याण अधिकारी शिमला के दुधली का रहने वाला है। कोटखाई से ट्रांसफर के कुछ समय पहले यह शिमला आया था। पुलिस जांच में यह पता चला है कि चिट्टे की खेप मंगवाने के लिए ये अपने माता पिता के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था। आरोपी अधिकारी के परिजनों को इसी कारण माता पिता को अब बैंक के जो पुलिस के थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
और ये भी पता लगा है जांच में, ये तहसील कल्याण वेलफेयर ऑफिसर चिट्टे के नेटवर्क चलाने वाले विजय सोनी, ये अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में शामिल है, के साथ तस्करी में भी शामिल था। और इनके जो शिमला जो ये सप्लायर आते थे, इनके रहने का इंतजाम भी यही करता था, क्योंकि अधिकारी था, हो सकता है बुकिंग इसके लिए करना आसान हो जाता था रेस्ट हाउसेज में या जहां भी ये करते थे। और अब क्योंकि जब ये संदीप शाह जो पकड़ा, इसके गिरोह को पकड़ा, उसकी वित्तीय जांच और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब की गई, तो जिन बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर हुए थे उसमें तहसील कल्याण अधिकारी का भी बीच में नाम आ गया, क्योंकि इसने अपने माता पिता के बैंक खातों से पेमेंट की हुई थी। अब इसको सस्पेंड किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ने फाइल पुटअप कर दी है, पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस आज शाम को, क्योंकि कल इसकी अरेस्ट हो गई थी, तो पुलिस आज शाम को इसकी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। उसके बाद अब ये सस्पेंड हो जाएगा और सस्पेंड होने के बाद जो बाकी कार्रवाई है वो उस तरह से होगी। लेकिन सिचुएशन किस हद तक चली गई है वो आपको इससे समझ आ सकता है। अब बात करते हैं बजट सत्र से पहले एक ऑर्डिनेंस की। सामान्य तौर पर जब कोई भी विधानसभा का, लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है, तो सत्र बुलाने के समय और उसके बीच में कोई ऑर्डिनेंस नहीं आता। और सामान्य जो तौर पर हम आपको सिंप्लीफाई करके बता दें, ऑर्डिनेंस का मतलब यह है कि जब सरकार ये समझे कि विधानसभा का सेशन दूर है और सेशन में बिल पारित कराने के लिए अभी समय है, जबकि कानून पास करना जरूरी है, तो वो फिर ऑर्डिनेंस का रूट लेते हैं और सेशन से पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से अमेंडमेंट करते हैं और बाद में विधानसभा में उस बिल को रखते हैं। यह व्यवस्था सामान्य तौर पर है। हालांकि ऑर्डिनेंस लाने के लिए भी कैबिनेट से अप्रूवल के बाद गवर्नर से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया और इस ऑर्डिनेंस को अब नोटिफाई कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस का नाम है द इंडियन स्टैंप एक्ट, द इंडियन स्टैंप हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। इससे पहले 1899 में ये एक्ट बना हुआ है, उसके बाद अब इसमें संशोधन हो रहा है। तो आप समझिए कितने साल के बाद 2025 में यह संशोधन हुआ। और इस संशोधन में जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के कारण अब हिमाचल में जो 118 के तहत जो लैंड जिसमें परमिशन सरकार से ली जाती है परचेज की, 118 में प्राइवेट लैंड परचेज की परमिशन ली जाती है। और ये जो लैंड टेनेंसी एक्ट में धारा 118 है, इसमें जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है हिमाचल में, उसको ये परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब मार्केट वैल्यू का 12% उनको स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। ये अभी चेंज ये किया गया है। दूसरा चेंज इसमें ये है, स्टाम्प ड्यूटी शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% फॉर सेल ऑफ लैंड इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड परमिशन अंडर सेक्शन 118 ऑफ टेनेंसी एक्ट फॉर ऑल मेल एंड फीमेल। If permission is granted for lease for certain period, then 12% stamp duty shall be applicable with formula जो फिक्स है मार्केट वैल्यू का 12%, ये जो अभी फॉर्मूला है उसके मुताबिक। अब कोई रिबेट नहीं मिलेगा। पहले क्या था कि महिलाओं के लिए जो प्रेजेंटली क्या व्यवस्था थी, 4% महिलाओं के लिए था 80 लाख तक की खरीद पर और 8% था 80 लाख से ऊपर। मेल्स के लिए 6% स्टाम्प ड्यूटी थी 50 लाख तक और उससे ऊपर पर 8% थी। तो अब ये 6% से बढ़कर 4% से बढ़कर 12% फ्लैट हो गया है 118 के सारे मामलों में। ये मार्केट वैल्यू पे डिटरमिन्ड होगी और कंसिडरेशन जो लैंड की होगी उस पे होगी, विच एवर इज हायर। तो ये अभी जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो अभी इसमें है और इसी के तहत आगे इसमें अब व्यवस्था आगे चलेगी। तो ये ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस के साथ आज एक लिटिगेशन पॉलिसी पर भी मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, हालांकि उसमें कोई फैसला उस तरह का नहीं हो पाया। हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे रखी है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक विंडो दी जाए, एक तो दी जाए उनको विंडो जो राज्य सरकार के विभाग में वो पहले संबंधित विभाग में रिप्रेजेंट करें, उनको वहां सुन लें ताकि वो कोर्ट में केस करने से बच सकें। दूसरा विंडो उनको यह दिया जाए कि जो लिटिगेशन पॉलिसी है उसमें संबंधित सेक्रेटरी ये सर्टिफिकेट दें सरकार कोर्ट में रिप्लाई देने के साथ
कि इस केस को हमने लिटिगेशन पॉलिसी के हिसाब से पहले स्क्रीन कर लिया है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी क्योंकि अब अपना कार्यकाल पूरा कर ही रहे हैं, तो उन्होंने संबंधित जो प्रशासनिक सचिव है उन्होंने कहा है कि आपने जो डिपार्टमेंटल लिटिगेशन कमेटी बनानी है उसको बनाती बार ये सारी चीजें देख लें, ताकि इसको फिर आगे करती बार कोई और दिक्कत ना हो। हालांकि लिटिगेशन पॉलिसी को लेकर जो बैठक थी उस पर कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट फैसला नहीं हो पाया। अगली बात इसके बाद है अब जो कहानी पलटी है 1.5 करोड़ वाली खच्चर की, और उससे पहले जो स्टडी लीव की फुल सैलरी अब मिलेगी। ये जो फुल सैलरी का मामला है, ये पूरा मामला है दरअसल जो पीजी कर रहे डॉक्टर हैं उनकी। राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन की, ये राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए थी कि अब अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी स्टडी लीव पे जाता है तो उस वक्त उसको 40% ही वेतन मिलेगा उस पीरियड के दौरान, पहले फुल मिलता था। जब फिर डॉक्टर्स ने सरकार को रिप्रेजेंट किया कि जो एमबीबीएस फिर एमडी कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो स्टडी लीव पर ही एक तरह से जाके करते हैं, तो अब जो पीजी कर रहे डॉक्टर हैं उनको स्टडी लीव के दौरान, पीजी करने के दौरान फुल सैलरी मिलेगी। इसको लेकर व्यवस्था कर दी गई है और इस व्यवस्था के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने अपने यहां नोटिफिकेशन अमेंड कर दी है। तो ये दूसरा मामला है जिसको लेकर अब सरकार ने डिसीजन कर दिया है, और इस पूरे मामले में अब सिर्फ और सिर्फ हेल्थ में ये जो स्टडी लीव है सिर्फ उन्हीं के लिए फुल सैलरी की है, बाकी विभागों के लिए भी नहीं हुई, इवन अभी आयुर्वेद के लिए भी नहीं हुई है। सिर्फ एमबीबीएस के बाद जो एमडी करते हैं वहां के लिए ही अमेंडमेंट हुई है। अब बात करते हैं 1.5 करोड़ वाली खच्चर की कहानी कैसे पलटी है। पहले हमें पता चला था कि चंबा की एक पंचायत में पंचायत ने जो पेमेंट थी मनरेगा के तहत, वो एक जो खच्चर चलाने वाला व्यक्ति था उसकी एक खच्चर की 1.5 करोड़ की पेमेंट हुई है। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से ये चला, ऐसा लगा कि 1 महीने में ही कर दी ये पेमेंट, या फिर एक खच्चर की ही कर दी, इस तरह की कई चीजें उसमें चली। और ये मामला स्टेट नहीं बल्कि नेशनल मीडिया तक भी ये मामला गया। इंक्वायरी बनी, उसमें इंक्वायरी कमेटी में बीडीओ, असिस्टेंट इंजीनियर और डीआरडीए के जो अकाउंटेंट हैं उनको लिया गया ताकि वो एस्टेब्लिश कर सकें। पूरा मामला तीसा ब्लॉक, चंबा के रिमोट तीसा ब्लॉक का है और ये सनवाल पंचायत है। सनवाल पंचायत है तीसा में, बॉर्डर पर, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ शुरू हो जाता है। इस पंचायत में सड़क नहीं है और सड़क वहां तक पहुंचती नहीं। पिछले चुनाव में इस पंचायत के लोगों ने वोट करने का, बहिष्कार करने का फैसला भी किया था सड़क की डिमांड को लेकर ही। लेकिन जो कमेटी के पास सामने अभी तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में चीजें सामने आई हैं, उसमें 2 चीजें क्लियर हुई हैं अब तक। पहली बात यह कि ये जो वेंडर है, ये खच्चर चलाने वाला, ये ग्रुप ऑफ खच्चर, जो पूरी एक दल होता है, जो एक उनके जितनी भी खच्चरें इसके पास होंगी, इसको एंगेज किया हुआ है उस पंचायत ने एक टेंडर के माध्यम से मनरेगा की ढुलाई के लिए, जिसमें रेत, बजरी, सीमेंट से लेकर जो चीजें सामान मंगवाया जाता है वो सारा इन खच्चरों के माध्यम से ही उस पंचायत में आता है, क्योंकि पंचायत तक सड़क नहीं है अब भी। और दूसरा, ये पूरा भुगतान जो हुआ है 1 करोड़ 10 लाख से ये ज्यादा का भुगतान है, ये 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का, ये पूरा का पूरा भुगतान हुआ है 2010 से 2024 के बीच में, 10 साल में। मतलब अगर एवरेज निकालें तो ये 10 लाख एनुअल के तरह से भुगतान हुआ है इसका, जो उस सामान की ढुलाई के हिसाब से जो इसमें कोई ज्यादा ऐसी हैरत वाली चीज नहीं है। लेकिन जांच कमेटी के जो फैक्ट मिले हैं उनमें एक चीज हैरान करने वाली है, और वो चीज है कि इस व्यक्ति को जब पेमेंट की गई खच्चरों के जो ढुलाई के पेमेंट जब हुई, तो इसने उस पंचायत के प्रधान और प्रधान के फैमिली मेंबर्स को अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए। इसको जो पंचायत भुगतान हुआ बीडीओ ऑफिस से, वो भुगतान हुआ मनरेगा की ढुलाई का ऑनलाइन, क्योंकि ये डीबीटी होता है, ऑनलाइन भुगतान हुआ इसके बैंक अकाउंट में। इसने अपने बैंक से बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन किया उस पंचायत के प्रधान या उसके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में। इसीलिए 2 तरह की इंक्वायरीज हो रही हैं। पहली बात यह कि इसको टेंडर कैसे मिला, क्या उस टेंडर में फॉल्ट था जो 14 साल तक एक ही व्यक्ति ढो रहा था इस सामान को, पहली बात यह वो वीडियो कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो परिवार के लोगों के नाम पैसे ट्रांसफर किए इसने अपने खाते से, वो क्यों किए गए और उसका वजह क्या थी, वो रीजन क्या था।
और दो तरह की इंक्वायरी इसमें हो रही है। एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वो बीडीओ कर रहे हैं, और जो क्रिमिनल साइड है वो एसएचओ कर रहे हैं। पुलिस में उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली हुई है ऑलरेडी। तो ये दो तरह के मामले एक तरह से चल रहे हैं। जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो डीसी चंबा फिर इसमें आगे बढ़ के कुछ और चीजें, कुछ इसमें होंगे फैसले। लेकिन जिस तरह से पहले इस चीज को पोर्ट्रे किया जा रहा था वैसा फैक्ट नहीं मिले हैं। हालांकि क्योंकि जिसको पेमेंट हुई उसने पंचायत प्रधान के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, तो कुछ शक तो इसमें है ही। लेकिन जो एक खच्चर को इसमें हीरो बना दिया गया था पहले, उस तरह की एक कहानी नहीं निकली है। अगली बात करेंगे यूपीएस पर सीएम को आई चिट्ठी की। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अब एक नई तरह से विवाद क्रिएट हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले एनपीएस के बदले ओपीएस दी। फिर भारत सरकार जब चिट्ठियां भेज रही है तो जो सरकार है, दो बार चिट्ठी आ गई, वो मीडिया में भी शेयर हो रही है कि वहां से ऐसा बोल रहे हैं कि आप अगर ऐसा कर दें तो हम इसको लागू कर देंगे तो आपको फायदा होगा, लोन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सरकार ने जो फैसला करना है वो पता नहीं है, आगे बजट आ रहा है, बजट में जो चीजें होंगी वो उस दिन पता चलेंगी। लेकिन अब संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कर्मचारियों की ओर से, और इस चिट्ठी में यह कहा है कि हिमाचल में किसी भी तरह से यूपीएस को लागू नहीं किया जाए, क्योंकि ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। बाद में जो इसका मलाल सभी को होगा, और इसीलिए अभी ये समय है कि इस तरह से जो इसको लागू ना किया जाए। लागू करेंगे तो उसमें जितना ओल्ड पेंशन लागू करने के बाद सरकार ने जो एक तरह से अपने हक में एक माहौल जो कमाया है या बनाया है, उसमें नुकसान होगा। और दूसरा ये कर्मचारियों के उसमें भी नहीं है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जो महासचिव हैं हीरालाल वर्मा, उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है, और इसमें कई तरह के तर्क दिए गए हैं यूपीएस के खिलाफ। वैसे भी आप देखिए कि बिजली बोर्ड अभी इंतजार कर रहा है कि उनको ओल्ड पेंशन मिलेगी। ऐसे में अगर जिनको मिल रही है उन्हीं की चली जाएगी तो फिर चीजें आगे किस तरह से होंगी वो एक अलग मैटर है। और इसीलिए ये चिट्ठी इन्होंने लिखी, और चिट्ठी लिखने के बाद अब फैसला सरकार ने लेना है कि उन्होंने आगे क्या करना है। अगली बात है, राज्य सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जो हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू किया हुआ है, विधानसभा से पारित करके गवर्नर से अप्रूवल लेने के बाद, उसमें फाइनल नोटिफिकेशन हो गई है कि ये एक्ट कब से हिमाचल में लागू होगा। ये नोटिफिकेशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि राज्य सरकार को कोर्ट में डिफेंस लेना है इन मामलों में, जो पेंशन और पेंशन से लेकर जो सैलरी और ये सीनियरिटी, जो इंक्रीमेंट, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, उनको लेकर कोर्ट में चल रहे हैं। ये नोटिफिकेशन हुई है सेक्रेटरी पर्सनल एम सुधा देवी की ओर से, और अधिसूचना में ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 की धारा 1 की उपधारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय 20 फरवरी 2025 को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिससे इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे। मतलब हिमाचल में 20 फरवरी 2025 से जो नया एक्ट पारित किया हुआ है उसको लागू कर दिया है राज्य सरकार ने। और ये इसलिए नोटिफिकेशन अलग से करनी पड़ती है कि जो नोटिफिकेशन है, देखिए इस एक्ट की, उस एक्ट में यह लिखा गया है कि यह अधिनियम ऐसी तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार राजपत्र ई गजट हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। तो अब अधिसूचना से नियत कर दिया डेट 20 फरवरी 2025। हालांकि जो इसके प्रावधान लागू होंगे वो प्रावधान लागू होंगे 12 दिसंबर 2003 से। 12 दिसंबर 2003 से जितनी भी नोटिफिकेशन हुई हैं प्रमोशन को लेकर, सीनियरिटी को लेकर, इंक्रीमेंट को लेकर, जितने भी कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं, जितने भी कोर्ट से डिक्री हुई है, जितने भी उसके बाद नियम बने हैं, वो सब ओवर रूल हो जाएंगे इस एक्ट से। और 12 दिसंबर 2003 से पहले की स्थिति में ये एक्ट राज्य सरकार को लाएगा, और 12 दिसंबर 2003 के बाद सरकारी कर्मचारी सीनियरिटी, इंक्रीमेंट, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट के लिए उसी को काउंट किया जाएगा जो रेगुलर सेवा में कर्मचारी होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले को नहीं। ये है इसका पूरा व्यवस्था। हालांकि इसके साथ एक बात आज और भी थी, पंजाब सरकार ने अपने यहां
एरियर को लेकर एक डिसीजन किया है। लेकिन क्योंकि जब बुलेटिन शुरू होने वाला था उसके उस टाइम ही हमें भी ये नोटिफिकेशन मिली और इसको वेरीफाई करने में अभी थोड़ा वक्त है, तो इसकी वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो हम आपको इसको वेरीफाई करके भी बताएंगे कि उसमें क्या चीजें निकली हैं और किस तरह से वो उसमें आगे एरियर को लेकर पंजाब ने व्यवस्था की है। हिमाचल में जो व्यवस्था है वो तो आपके सामने है ही, और यहां अभी हम इस व्यवस्था को उस तरह से एरियर तक तो नहीं पहुंचा पाए हैं क्योंकि स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन पंजाब में देखिए ओल्ड पेंशन को लेकर उन्होंने नोटिफिकेशन की थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन ही रह गई, उन्होंने लागू नहीं की। हिमाचल सरकार ने लागू कर दी, जीपीएफ अकाउंट खुल गए, बाकी सारी चीजें हो गई, लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं हुआ। अब देखिए कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण ठाकुर इनको ये कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन का कानून बनाओ तब पक्का होगा, अन्यथा ये अस्थाई लॉलीपॉप है। देखिए ठाकुर साहब, जो भी आप लिख रहे हैं आपकी इच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि उसमें प्रोटेक्शन मिले, लेकिन राज्य सरकार के पास ऐसी कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसा पारित कर दें जिसको दूसरी सरकार ना बदल सके। जयराम की सरकार जब बीजेपी की थी तो उन्होंने एक जो इमरजेंसी की याद में लोकतंत्र प्रहरी कानून बनाया, उस कानून के तहत लोगों को पेंशन मिलना शुरू हुई जो इमरजेंसी में अंदर थे, लेकिन नई सरकार आई, उन्होंने रिपील कर दिया तो वो पेंशन बंद हो गई। केस कोर्ट में है, राज्यपाल अप्रूवल नहीं दे रहे रिपील वाले एक्ट को, उसके बावजूद सरकार ने बंद कर दी। तो ओल्ड पेंशन को लेकर भी अगर कानून भी बना देंगे तो नई सरकार के पास भी वैसा ही कानून बनाने का अधिकार है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं। और इसमें मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि ये मामला जो है राजनीतिक उनके लिए नहीं है, कानून बनाने का कोई फायदा इसमें नहीं है, क्योंकि रिपील करने का अधिकार तो अगली सरकार को भी होगा। तो वो सारी चीजें उस तरह से हैं। अनिता अन्नू प्रेमी है, कोई ये कह रही है एनटीटी का क्या अपडेट है। तो एनटीटी का अपडेट ऐसा है जी, जो आउटसोर्स में भर्तियां एनएचएम में होनी है उनके तो ज्वाइनिंग लेटर चल रहे हैं, वो ज्वाइन कर भी रहे हैं लोग, लेकिन प्री नर्सरी टीचर में भी भर्ती नहीं हो पा रही है। और वो भर्ती इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन से डिटेल मांगी थी वो जो डिटेल है अभी तक नहीं आई है इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। डॉक्टर गुलशन शर्मा रैशनलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये रैशनलाइजेशन एजुकेशन वाली की बात कर रहे होंगे। तो एजुकेशन में तो होगी, डेफिनेटली होगी, ट्रांसफर की विंडो खुलने से पहले होगी, और इसको लेकर बहुत सारा वर्कआउट चल रहा है। कुछ कोर्ट से जो रिप्रेजेंटेशन आए हैं वो हैं, कुछ हायर एजुकेशन में सब्जेक्ट वाइज रैशनलाइजेशन हुई है, जिसमें जिन सब्जेक्ट्स में बच्चे नहीं है उनके लेक्चरर्स को वहां से हटाया जाएगा। 2 लिस्टें इनकी बनी हुई है, टीजीटी में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जेबीटी में जो सिंगल टीचर स्कूल है वहां भेजने के लिए चेंजेस होने हैं। तो बहुत सारी चीजें इसको लेकर एक साथ चल रही हैं। पंजाबी टीचर के बारे में कुछ बताइए, राज शर्मा कह रहे हैं पंजाबी उर्दू टीचर की भर्ती। देखिए नई भर्तियों को लेकर तो अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राज्य चयन आयोग किसी भी भर्ती को करने में अभी स्थिति में है ही नहीं। सीडैक के साथ एमओयू नहीं हुआ है और उनका अपना पोर्टल नहीं बना है ओटीआर सिस्टम, और ओटीआर सिस्टम कब बनेगा इसकी कोई डेडलाइन भी नहीं है। तो नए एग्जाम को लेकर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इवन जो कमीशन की भर्तियां एजुकेशन की हैं वो भी अभी रिव्यू में जा रही हैं, क्योंकि जो शास्त्री भर्ती को लेकर एक झगड़ा कोर्ट में चल रहा है। अब ये भी थॉट चल रहा है कि शास्त्री भर्ती विड्रॉ कर ली जाए और टीजीटी संस्कृत जो एक भर्ती अब आ रही है आगे, सिर्फ उसी को लिया जाए, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी बीएड को कंपलसरी करने के साथ ही। तो इस तरह की कई बातें हैं, तो इसलिए वो रिवीजन चल रहा है अभी कि कितनी करनी है, कब करनी है, किस फॉर्मूले पे करनी है। जेबीटी कमीशन कब होगा, ये आरती पूछ रही है। तो कमीशन को लेकर मैंने आपको बता दिया कि कमीशन अभी संभव नहीं है, क्योंकि राज्य चयन आयोग इस तरह की नई एग्जाम को लेकर रेडी नहीं है अभी। तो किसी नई एजेंसी का से करवाना हो तो बात अलग है, और उसके लेकर चीजें अलग हैं। पटवारी प्रवेश परीक्षा कब होगी, ये रवि कुमार सांख्या ने, इसको लेकर जरूर हम एक अपडेट लेंगे। और टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। मिडिल स्कूल मर्ज करने का न्यू क्राइटेरिया क्या है। मर्ज करने का क्राइटेरिया अभी सिर्फ एक ही बचा है, अब वो है एनरोलमेंट। अगर एनरोलमेंट 0 है तो बंद, एक तरह से मर्ज या बंद हो जाएगा। जहां तक बाकी मर्जर है तो आरटीई के तहत जो डिस्टेंस बताई गई है वो डिस्टेंस हमने कवर कर ली है 700 स्कूलों को बंद करने पर। लेकिन अब भी अगर कोई नया फॉर्मूला होगा तो इस बार जो रैशनलाइजेशन होगी उसमें पता चलेगा कि वो किस तरह से इन चीजों को लागू करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। राकेश राणा, कॉन्ट्रैक्ट टू रेगुलराइजेशन 31 मार्च वाली
ये नोटिफिकेशन कब तक होगी? देखिए, इसमें जो नोटिफिकेशन जब मर्जी हो, लेकिन ये रेगुलराइजेशन होनी ही 31 मार्च के बाद है। अप्रैल में अलग अलग विभाग अलग अलग ऑर्डर करते हैं। जो पर्सनल है उसको दोबारा इसमें नोटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बार पॉलिसी नोटिफाई कर दी, वो हो गई है। अब सिर्फ विभागों को करना है। बहुत सारे विभागों ने, आयुर्वेद ने, हेल्थ ने अपने यहां जो डिटेल है वो कर्मचारियों का डाटा उसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। विक्रम राजपूत एचपीआरसीए की अपडेट मांग रहे हैं। आरसीए में अभी कुछ नया अपडेट है नहीं। सीडैक के साथ वो कंसल्टेशन में है एमओयू के लिए, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और अभी नई एजेंसी भी इनके पास नहीं है जो एग्जाम ले सके। वो सीडैक ने ही फाइनल करना है। और दूसरी बात यह है कि जो ओटीआर बनना है उस पर अभी पहली मीटिंग हुई है, तो उसमें कितना टाइम लगता है वो आगे बात होगी। एनटीटी भर्ती की बात हो गई है। एसएमसी टीचर्स की कोई अपडेट, इसमें कोई अपडेट और बाकी नहीं है। जब कमीशन की भर्तियां होंगी तो एसएमसी को भी एलडीआर के तहत मौका मिलेगा। तो अभी वो आरएनपी रूल चेंज हो ही गए हैं। 7 टीचर कैडेट, अब सिर्फ स्कूल लेक्चरर न्यू बचा है, बाकी हो गए हैं। जिन्होंने सीनियरिटी का बेनिफिट ले लिया है उनकी रिकवरी होगी, ये राकेश महिला का सवाल है। बड़ा वैलिड सवाल है। और अगर हम इस एक्ट की वैलिडिटी को देखें तो इस एक्ट को वैलिडिटी तभी मिलेगी जब इसको 12 दिसंबर 2003 से लागू करेंगे। और अगर 12 दिसंबर 2003 से ही लागू करेंगे तो जिनको मिल चुका है उनसे रिकवरी डेफिनेटली होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी आगे आगे आने दीजिए। पहले इसमें सरकार टेस्ट करेगी इसको कि कोर्ट में अगर कोई कर्मचारी जाता है तो पहले उस स्क्रीनिंग में क्या होता है, फिर आगे बात उसके बाद है। ये सारी मामले अभी हमारे सामने है। प्रिंसिपल रेगुलराइजेशन, ये 24 तारीख की डेट दी है जी। ये कुलदीप चंद डोगरा पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल रेगुलराइजेशन की डीपीसी को लेकर सेक्रेटरी ने 24 तारीख की डेट दे रखी है फाइल पे। ये रेगुलराइजेशन होगी 2016 से लेकर 2022 तक पहले, फिर उसमें पता चलेगा कितनों को करेंगे। 2500 के आसपास ये इसमें होंगे। हायर ग्रेड पे का कुछ भी नहीं है, ना होगा, संभावना नहीं है, ये दीप सिंह कह रहे हैं और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर पेंशन, ये राजेश कुमार का सवाल है और बड़ा वैलिड है। और इसी तरह का सतीश राणा भी नीचे पूछ रहे हैं कि शीला देवी केस का क्या होगा, क्या अनुबंध काल पेंशन के लिए काउंट होगा। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसका रिप्लाई अभी हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो है लेखराम केस का, और वो सीनियरिटी तक ही स्पेसिफिक है। हालांकि बहुत से विभागों ने, मैंने 2 एग्जांपल आपको तब भी दिए थे, 2 विभागों ने तब भी पेंशन के केसेस रोक लिए थे कर्मचारी बिल के नाम पर। तो आगे अगर इसको नहीं करना है तो पहले सरकार को क्लैरिफिकेशन देनी होगी कि इसमें पेंशन ना रोका जाए। फिलहाल विभाग पेंशन के केसेस को रोक रहे हैं, तो इसमें अभी भी इंतजार करने की जरूरत है कि इसमें फाइनली क्या होता है और किस तरह से आगे चीजें चलती हैं। कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर शेर सिंह पूछ रहे हैं कि 20-22 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, अभी तक वेतन नहीं मिला है, क्या सरकार के ध्यान में लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे जी, क्योंकि अगर वेतन नहीं मिला है, कितने महीने से नहीं मिला, क्या इसमें इशू है, उसका पता करेंगे और फिर इसकी अपडेट आपको बताएंगे आगे। कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियां कब तक आने की संभावना है, पता करके आपको बताएंगे। ट्रांसफर पॉलिसी कब लागू है, ये महेंद्र सिंह पूछ रहे हैं। पॉलिसी लागू है लेकिन बैन कब खुलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो अभी की सिचुएशन के अनुसार तो विधानसभा के सत्र जब खत्म होगा 28 मार्च को, उसके बाद या उसी के वीक के आसपास ये चीजें होनी चाहिए और उसके लिए आपको थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। एसएमसी टीचर्स पर ध्यान सिंह फिर से पूछ रहे हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। प्रिंसिपल प्रमोशन हो गया, कमीशन कब है, सारी चीजें हो गई। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल विक्रांत कटोच पूछ रहे हैं, ये जल्दी होने वाला है, रैशनलाइजेशन के साथ ही होगा। नए शिक्षा सत्र से पहले विभाग इसको करने की सोची हुई है, तो कितना टाइम अभी लेंगे उसको लेकर इंतजार करना होगा। तो ये आज के कुछ सवाल भी आ गए आप लोगों के, और जो बचे होंगे वो हम कल के बुलेटिन में ले लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में डालें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।